देर आए दुरुस्त आए। मुझे माफ़ करना, किसानों को समझने में मुझसे देरी हुई, पर अब समझ सका हूँ, आखिर किसान ही भगवान है। ये थे नरेंद्र मोदी का ट्वीट। आखिरकार किसानों का आंदोलन और बलिदान सफल हुआ। उन्हें आखिरकार तीनों बिल कानूनों को वापस करने पर समझौता मिल ही गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैं तीनों कानूनों को वापस लेता हूँ। ये आज की ही अपडेट और नई घोषणा है। तो यही चलिए इसी पर आज बात करते हैं कि कृषि कानूनों बिल में जो संपूर्ण जानकारी है, वो सारी जानकारी को हम एकदम इसका काला चिट्ठा खोलकर बात करेंगे। इसकी सारी जानकारी पूरी अपडेट देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए कि किसानों का संघर्ष और बलिदान कैसे सफल हुआ। तो आइए बात करते हैं इस पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉन स्टडी पर। तो आज मैं एक बहुत ही नई अपडेट लेकर आया हूँ। जो हमारा कृषि कानून था, उस कृषि कानून से संबंधित हम बातें करेंगे, क्योंकि आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। आज वापस लेने की घोषणा कर दी गई है और कह दिया गया है कि इसी वर्ष वो इसी महीने नवंबर के इसी महीने के अंतिम सत्र से ही उसकी शुरुआत कर दी जाएगी, कि उसके वापसी की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। आज ये नई अपडेट हो गई है। हम ये जानते हैं कि वो कृषि कानून कौन से थे और वो कौन से 3 बिल थे जिन्हें 1 वर्ष तक चलाया गया और फिर आज उन्हें वापसी की घोषणा कर दी गई है श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो हम उन्हीं कानूनों के बारे में बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक देखिए वीडियो को, तभी पता लगेगा कि आखिर वो क्या थे कृषि कानून जिन्हें आज वापस ले लिया गया। तो चलिए, जो कृषि कानून 2020 में भाजपा सरकार के द्वारा पारित कर दिए गए थे, यानी कि आज उन्हें वापस ले लिया गया है। तो वो कौन से कानून थे? अगर मैं बात करूं कि वो कब लिए थे, तो वो दिन था कि जब 14 सितंबर, कौन सा दिन था ये आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, कि 14 सितंबर को जब संसद सत्र चल रहा था, कि 14 सितंबर 2020 पिछले वर्ष 14 सितंबर 2020 को संसद का मानसून सत्र चल रहा था। उसी मानसून सत्र में इन कृषि कानूनों को पेश किया गया था। जब इन तीनों कृषि कानूनों को पेश किया गया था, तो जैसे ही इन तीनों कृषि कानूनों की घोषणा की गई, तो इन पे हंगामा शुरू हो गया संसद में। क्या हुआ? संसद में इन पे हंगामा शुरू हो गया। जो विपक्ष पार्टियां थी, उन्होंने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कानून थे किसानों के लिए जो किसानों की कमर तोड़ने वाले थे, जो एक प्रकार से किसानों की कमर तोड़ने वाले कानून थे। उन कानूनों के कानून के तहत ही विपक्ष पार्टियों ने उस पर हंगामा शुरू कर दिया और ये लगातार 3 दिन तक हंगामा चला। कितने दिन तक? लगातार ये हंगामा 3 दिन तक चला। उसके बाद 17 सितंबर, किस दिन? 17 सितंबर 2020 को संसद के इस हंगामे में ही मानसून सत्र के इस हंगामे में ही इस बिल को क्या है, तीनों बिलों को पारित कर दिया गया। इन तीनों बिलों को क्या है, पारित कर दिया गया इस हंगामे के चलते ही। उसके बाद फिर से 3 दिन बाद, फिर 3 दिन तक इसमें लगातार प्रक्रियाएं चलती रहीं। फिर क्या है, इसको जैसे ही राज्यसभा में पेश किया गया, उसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया और वहाँ भी क्या है, इसे पारित कर दिया गया। वहाँ भी ये पारित हो गया, लेकिन ये वहाँ जो है केवल मात्र ध्वनि मत के आधार पर ही इन तीनों बिलों को पारित कर दिया गया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसको मान्यता दे दी थी कि हाँ, तीनों कानून लागू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये बात जनता में फैली, जैसे ही ये बात बाहर निकली, एक प्रकार से आग की तरह ये बात फैल गई कि किसानों के लिए जो कृषि कानून आए हैं वो किस प्रकार से हैं और कैसे हैं। जैसे जैसे किसानों को पता चलता गया, किसानों में क्या एक तरह से आक्रोश सा फैल गया और फिर किसानों ने क्या किया, उसके बाद इसके खिलाफ जो विपक्ष पार्टियां थीं वो लगातार इसके खिलाफ हो गई थीं। उसके साथ ही क्या है, किसानों ने फिर धरना प्रदर्शन, यानी किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।
इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और वो जो है 3 नवंबर से किसानों ने इसके विरोध प्रदर्शन के लिए क्या है, उन्होंने 162 सी शुरू हो गई, यानी कि सहयोग संगठन बनाने शुरू कर दिए, एकत्रित होना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन की योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी। तो आइए जानते हैं वो कौन से तीनों कानून थे जिन पे क्या है किसानों ने धरना प्रदर्शन किए। तो वो तीनों कानून थे, एक एक करके समझते हैं। जो तीनों कानून थे उनको हम क्रम से एक एक करके समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से थे। तो प्रथम कानून था हमारा संवर्धन एवं संरक्षण। वो पहला कानून था हमारा संवर्धन एवं सुविधा विधेयक या सुविधा कानून, संवर्धन एवं सुविधा कानून। तो प्रथम कानून के तहत क्या योजनाएं थी, क्या उसमें नियम थे, क्या कानून बने हुए थे। तो इसमें क्या था, प्रथम संवर्धन और सुविधा केंद्र में ये था कि किसान जो उत्पादन करेगा, किसान जो फसल उपजाएगा अपने स्तर से, अपने तरीके से, किसान अपनी उपज को यानी कि अपने अनाज को जहाँ चाहे मनचाहे तरीके से बेच सकता है, बिना किसी रोक टोक के मनचाहे तरीके से जहाँ चाहे भारत में कहीं भी बेच सकता है। और वो भी बिना किसी टैक्स के, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चाहे वो छोटी मंडी में जाए या किसी दूसरे प्रदेश की मंडी में जाए, कहीं भी ले जा सकता है और मनचाहे तरीके से जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है। ये थे उसके प्रथम कानून के प्रावधान कि प्रथम कानून में किसान जहाँ चाहे वैसा बेच सकता है। लेकिन किसानों को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्या ऐसा होगा, लेकिन किसानों को ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा हो पाएगा। और वाकई ऐसा नहीं भी होता, इसके निष्कर्ष कुछ और ही निकलते। उसके साथ अब दूसरा बिल क्या है, दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से ये किसानों को जो है ना, ये बिल एक प्रकार से किसानों को मजदूर बनाने वाला था। सबसे ज़्यादा इसी बिल पर विरोध था। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी एमएसपी का तो जिक्र था ही नहीं, कहीं पर भी एमएसपी का जिक्र नहीं था इस बिल में। जबकि भारत का संविधान, भारत का कानून कहता है, भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि किसानों का हनन किया जाए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों का हनन नहीं कर सकते, किसान चाहे अपने मन चाहे तरीके से अपनी उपज कर सकता है। तो एक प्रकार से जब इसमें एमएसपी का जिक्र है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसमें एमएसपी का जिक्र नहीं था क्योंकि मिनिमम सेलिंग प्राइस का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग क्या है, ये बात मैं समझा दूँ आपको अच्छे से। एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग ये ऐसे है, छोटी सी बात मैं समझाऊं, जैसे कि कहीं पर मैं किराए की कोई दुकान लेता हूँ, कहीं पर जैसे आप हैं, कहीं पर किराए की कोई दुकान लेते हैं कोई बिजनेस करने के लिए, तो उस दुकान का आप एग्रीमेंट कराते हैं, उस दुकान का आप एग्रीमेंट करा लेते हैं। और जब आप उस दुकान का एग्रीमेंट कराते हैं 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष जितने चाहें, जितने दिन का भी, तो एग्रीमेंट के बाद वह दुकान के मालिक आप हो जाते हैं उतने दिन के लिए जितने दिन तक आपने एग्रीमेंट कराया है। और यदि आप जब उस दुकान के मालिक हो गए, उस दुकान का हकदार आप हो गए, तो आप चाहे जैसे उस दुकान में रह सकते हैं, उस दुकान को चाहे जैसे जिस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये प्रावधान भी एग्रीमेंट पर लिख लिए जाते हैं कि उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, उपयोगकर्ता उसे कैसे उपयोग करेगा, ये प्रावधान ही लिख लिए जाते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं रह पाती है कि उसको किस प्रकार से यूज करेंगे, क्योंकि यूज करने वाला उसको चाहे जैसे भी यूज कर सकता है, जबकि उसका वास्तविक जो हकदार है, वास्तविक जो मालिक है, वो कोई और होता है और आप एग्रीमेंट उसका करा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार एमएसपी में और ठीक उसी प्रकार दूसरे कानून में यही था, जो कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग था, कि किसानों से क्या हुआ, किसानों जो अपनी ज़मीन में, किसान की ज़मीन खुद की होगी और खुद उसमें क्या उपजेगा, खुद उसमें
फसल उगाएगा, लेकिन दूसरे के कहने के अनुसार, क्योंकि जो उद्योगपति हैं, जो बड़ी कंपनियां होंगी, जो एग्रीमेंट वाले होंगे, या जो कंपनियां होंगी, वो कंपनियां किसान के पास घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर किसानों से मिलेंगी। किसानों से मिलने के बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर ज़मीनें लेंगी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उनकी फसल को कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेंगी, उनका एग्रीमेंट करा लेंगी। फसल उगने के पहले ही वो कंपनियां उसका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उसका एग्रीमेंट करा लेंगी। जब एग्रीमेंट उसका करा लेती, उनके तरीके से फसल उसमें उगाई जाती। अब फसल में चाहे नुकसान होता या लाभ होता, वो नुकसान को क्या है कंपनी झेलती, कंपनी के अंडर में कंपनी का दायित्व था उसको झेलने का, ऐसा कुछ कानून में कहा गया था। लेकिन उसमें एक बात ये थी कि उसमें कोई एमएसपी का जिक्र नहीं था, क्योंकि कंपनी जो रेट एग्रीमेंट पर तय कर लेती, कंपनी जो भी रेट एग्रीमेंट पर तय कर लेती, उसी रेट पर फसल में जो भी उत्पादन होता, अनाज होता, उसे उसी रेट में ले लेती। हमने माना कि किसान क्या है, किसान ने जो है अपना अनाज, किसान का जो अनाज है वो उसने एग्रीमेंट के समय क्या है 1200 रुपये कुंटल के हिसाब से तय कर लिया। एग्रीमेंट पर उसने 1200 रुपये के कुंटल, 1200 रुपये प्रति कुंटल पर उसने यदि तय कर लिया एग्रीमेंट पर। अब जैसे ही फसल में उत्पादन हुआ और जब फसल आई तो उसमें उस समय क्या हुआ कि जो एमएसपी थी, जो गवर्नमेंट रेट था, वो गवर्नमेंट रेट माना 2000 रुपये हो गया। गवर्नमेंट रेट जो था, जो एमएसपी थी, वो 2000 रुपये हो जाएगा। 2000 रुपये प्रति क्विंटल, 2000 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जैसे ये 1200 रुपये प्रति क्विंटल में जो एग्रीमेंट करा रखा था किसान ने कंपनी से, या जो कॉन्ट्रैक्टर थे एग्रीमेंट वाले उनसे करा रखा है, तो ये 1200 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए ही किसान क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर ही देने के लिए अनाज क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। और यहाँ से किसान को 800 रुपये प्रति क्विंटल की हानि होती है। 800 रुपये प्रति क्विंटल की हानि होती है, क्योंकि 1200 रुपये में उसने बेच दिया। अब जब वो एक तो किसान अपनी उपज, अपना अनाज, अपनी फसल को कम रेट में बेच दे, उसके बाद जब उसे ज़रूरत हो उसी अनाज को, उसी फसल को वो अधिक रेट में उन्हीं कंपनियों से खरीदे, तो इसमें लगातार किसान की कमर तोड़ने वाली बात है। एक प्रकार से किसान को मजदूर बनाने वाली बात हो गई कि यहाँ से क्या है, किसान मजदूर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन उसकी, सब कुछ उसका, और राज कौन कर रहा है उस पर, कंपनियाँ राज करेंगी। कंपनी अपने तरीके से उसमें पैदावार कराएगी, पहले ही उसे फसल के लिए, पैदावार करने के लिए उसे क्या है कर्ज दे देगी कम रेट पर, और उसी रेट पर उससे खरीद लेगी, और वो कंपनी गवर्नमेंट को अधिक रेट पर बेचेगी। तो फ़ायदा किसका हुआ, कंपनी का। किसान क्या बन गया, मजदूर बन गया। किसका, कंपनी का नौकर बन गया, जबकि ज़मीन किसान की थी। तो ये ऐसे प्रावधान थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जो क्या है एक प्रकार से किसान की कमर तोड़ने वाले थे। इसी के कारण से ही, यही कारण से था कि किसानों को क्या हुआ, किसानों की स्थिति क्यों बदतर हो रही है कि देश एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे कि अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में अधिकांश मक्का का उत्पादन होता है, और वहाँ किसान क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट व्यापारी हैं वो उससे कम रेट में ख़रीद लेते हैं, जबकि एमएसपी जो रेट होता है, माना एमएसपी रेट 2000 है और वो 1200 में व्यापारी उसको ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ से किसान को क्या है, हानि होती है। वही कारण है कि बिहार के लोग अदर राज्यों में और राज्यों में मजदूरी करने पर बाध्य हो जाते हैं कि एक 4 एकड़ ज़मीन वाला व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर 2 एकड़ ज़मीन वाले के घर मजदूरी करने लगता है। तो बस यही कारण है कि एमएसपी उसके सही प्रकार से नहीं मिल पाती किसान को। इसी के चलते क्या है, विरोध प्रदर्शन किसानों ने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे कानून की, कि तीसरे कानून में क्या था, कि तीसरा कानून कौन सा है। वो तीसरे कानून में क्या दे रखा है, तो तीसरे की देखिए बात करते हैं 6 से। देखिए वो तीसरा कानून क्या था, तो ये था आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल ये वो था जो 1955 में, कब, 1955 में एक विधेयक था। क्यों? क्योंकि उस समय जो था, उस समय ऐसा था
कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ थे, खाद्य पदार्थ प्रकार जैसे तिलहन, दलहन, आलू, प्याज, टमाटर, खाद्य, तो ये इस प्रकार के जो भी फसलें थीं, उन फसलों पर जो एक कानून बना हुआ था कि इन पर किस आवश्यकता क्या थी, कि आवश्यकता के अनुसार ही इनका स्टॉक किया जा सकता है, कि आवश्यकता के अनुसार ही उनका स्टॉक कर सकते थे। उससे अधिक स्टॉक करने पर क्या था, उसको जेल भेज दिया जाता था। उससे अधिक स्टॉक करने पर उस व्यक्ति को, उस व्यापारी को, उस उद्योगपति को क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे जेल भेज दिया जाता था। उसका सारा सामान जो भी मतलब उसके पास स्टॉक होता था उसको गिरफ्त कर लिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इसी कानून में संशोधन करते हुए जो 1955 का विधेयक था, इसी कानून में क्या है, गवर्नमेंट ने संशोधन करते हुए तीसरा बिल पारित करते गया जिसका नाम कर गया आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। जो आवश्यक वस्तु को स्टॉक से कम स्टॉक के अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार ही स्टॉक किया जा सकता था, लेकिन इसे अब नए तरीके से बिल में क्या कर दिया गया कि आवश्यकता से अधिक, जितना चाहे उतना, जितना चाहे उतना स्टॉक उद्योगपति, व्यापारी या जो भी छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी हैं, जो औद्योगिकरण उद्योगपति हैं, आवश्यकता से ज़्यादा इसका स्टॉक कर सकते हैं। यानी कि मन चाहे तरीके से चाहे जितना स्टॉक इसका कर सकते हैं। इस पर कोई भी कानून नहीं रहेगा, इस पर कोई भी आरोप नहीं लगा जाएगा। केवल क्या है, लेकिन पहले क्या था, पहले ऐसा था कि जो भी उद्योगपति या व्यापारी थे वो आवश्यकता से ज़्यादा उसका स्टॉक नहीं कर सकते थे। केवल सरकारी खजानों और सरकारी खजानों और सेना को छूट थी इस बात की कि सेना और सरकारी खजान में ही केवल स्टॉक रखा जा सकता था अधिक से अधिक। उसके अलावा किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा जा सकता था। ये था 1955 के कानून में। लेकिन उसी कानून में संशोधन करके क्या कर दिया गया, उन्हीं उद्योगपतियों को, उन्हीं व्यापारियों को ये पूरी छूट, पूरी आज़ादी दे दी गई कि वो जितना चाहे उतना ही स्टॉक कर सकते हैं। तो इससे क्या हानि होती किसानों को, इससे हानि ये थी कि अगर ऐसा होता तो क्या होता कि किसानों से कम रेट में उनकी जो फसल थी उसको खरीद लिया जाता। यानी कि उनके जो तिलहन, दलहन, टमाटर, आलू, ये जो खाद्य पदार्थ थे, खाद्य फसलें थीं, उनको खरीद लिया जाता और अधिक से अधिक उनको स्टॉक कर लेते और स्टॉक करने के बाद फिर आगे समय में उन्हीं चीज़ों को कम रेट से क्या है, अधिक मूल्य पर किसानों को वापस बेच दिया जाता। तो कम रेट पर तो किसान से खरीदा जाता और अधिक रेट पर फिर से उन्हीं किसानों को बेचा जाता। तो इससे क्या होता, किसान एक प्रकार से ज़मीन में घुसने वाला, ज़मीन में धंसने वाली क्रिया हो जाती। क्या कि किसान का ही सामान किसान फिर से उसे वापस अधिक रेट में खरीदे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था कब, जब अंग्रेज़ों के समय से ही ऐसा चला आ रहा था कि अंग्रेज़ों के समय में भी अगर मध्यकाल की बात करें तो उस समय ऐसा ही होता था कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो किसानों से क्या है, उनको कर्ज देकर उनसे फसल उपजाते थे और उपजाते हुए उनके कर्ज के तौर पर या टैक्स के रूप में उनसे वापस लेते थे। कम रेट पर उनसे ख़रीदना और फिर अधिक रेट पर उसी चीज़ को उन्हें वापस कर देना, उन्हें बेचना। तो इस तरह से वो अधिक धन कमाते थे। तो वही कारण यहाँ भी था कि उद्योगपति तो यहाँ मालामाल होते, लेकिन जो कृषक थे, जो किसान थे, वो गरीब किसान से और भी बदतर स्थिति उनकी हो जाती, वो और भी ज़्यादा गरीब बन जाते। तो ऐसी कंडीशनें थी इन तीनों बिलों की, जिसके कारण क्या है, जनता में आक्रोश हो गया और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों में इन तीनों कानूनों को, इन तीनों कृषि कानूनों के चलते हुए इनके लिए क्या है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए कि इन बिलों को वापस किया जाए। किसानों की जो खुद की उपज है, वो खुद की आज़ादी है, किसानों के पास खुद के पास रहनी चाहिए। किसानों को खुद अपनी उपज पैदावार करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाए कि वो किस प्रकार से करें, वो क्या कर सकते हैं, उन पर कोई भी कानून लागू ना किया जाए।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट का दायित्व बनता है तो अगर देखें तो गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि किसानों को जो अधिक से अधिक सुविधा कृषि क्षेत्र में होनी चाहिए वो सुविधाएं किसानों तक पहुंचानी चाहिए थी, जिससे कि किसान अच्छे से पैदावार कर सकते थे। किसानों को वो सारी जानकारियां दी जानी चाहिए थी खेती के प्रति या ज़मीन के प्रति कि किस प्रकार से कौन सी खेती में अधिक से अधिक उपजाऊ उत्पन्न व अनाज उत्पन्न किया जा सकता है, या कौन सी खेती कौन सी ज़मीन कहाँ कितनी अधिक उपजाऊ हो सकती है। इन सारी जानकारियों से किसानों को अवगत कराया जाता, जबकि इसके विपरीत उन पर और 2-3 कानून थोप दिए गए। तो उन्हीं कानूनों के चलते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो आक्रोश इतना अधिक फैल गया कि दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में 26 नवंबर 2020 को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया। और इसी भारत बंद के चलते हुए दिल्ली में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, इतना अधिक आक्रोश हो गया, संभव इतना उग्र प्रदर्शन होने लगा कि 26 जनवरी 2020 को ही क्या है, किसी भी सिख व्यक्ति ने लाल किले पर जाकर सिख तिरंगा को फहरा दिया, सिख चिन्ह को फहरा दिया गया था। उसमें काफ़ी प्रदर्शनकारी थे जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, और उसमें कुछ किसानों की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या भी हो गई, एक प्रकार से निर्मम तरीके से उनकी मौत हो गई। तो उसी हंगामे को चलते हुए काफ़ी कोशिशें की गई गवर्नमेंट के द्वारा कि किसानों को मना लिया जाए किसी प्रकार से, लेकिन नहीं, किसानों की बस यही रट थी कि इन तीनों बिलों को, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। आखिरकार वो घटना आने लगी, वो समय आ ही गया कि ऊँट पहाड़ के नीचे निकल ही गया, कि ऊँट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 19 नवंबर 2020 को, कब, 19 नवंबर 2021 को सुबह 9 बजे यह घोषणा कर दी कि ये जो 3 कृषि कानून थे उन्हें वापस लिया जा रहा है, और इसी महीने से इनकी वापसी प्रक्रिया पर काम चालू कर दिया जाएगा। वापसी प्रक्रिया इनकी शुरू कर दी जाएगी इसी महीने से। तो ये कंडीशन आपको पता लगी होगी कि किस प्रकार से, किस ज़रूरत थी, क्या दिक्कतें थी इसमें कानून में। तो इन्हीं विरोध प्रदर्शन के चलते इन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा है नरेंद्र मोदी जी को। तो जो एक प्रकार से सही भी है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये गलत है। लेकिन अभी भी जो किसान संगठन है उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ये वाकई सच है कि तीनों कानून वापस हो रहे हैं, या फिर इसमें गवर्नमेंट की कोई और मंशा है, या गवर्नमेंट की कोई और नई चाल हो सकती है। तो चलिए, ये यहीं तक है। नई अपडेट के साथ फिर से आपसे मिलेंगे हम। नई अपडेट जैसे ही किसान आंदोलन पर या किसान संगठन के अनुसार या इन कृषि कानूनों पर कोई नई अपडेट होगी तो फिर से नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। इस क्लास को यहीं रोकते हैं। आप सबके हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।